बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ज़ाहिर आज की अगर मैं सबसे बड़ी खबर की बात करूं तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अवाम पाकिस्तान के साथ बराह रास्त गुफ्तगू की है और ज़ाहिर है वो अब तक की एक बड़ी खबर ही समझी जा रही है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बहुत सारे बातें जो हैं जो कॉल्स आ रही थी अवाम की उस दौरान की हैं। लेकिन इन बातों के साथ साथ कुछ हक़ाइक़ पर ये लेटर ऑन हम चलाते हैं। कुछ हक़ाइक़ हैं ज़मीनी समाजी जिस पर बात करना ज़रूरी होता है, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आवाम से जो बराह रास्त जुड़े हुए मामलात हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना से जो मुआशी सूरत हाल है उसका तो तज़किरा किया, उसका कितना फ़ायदा पाकिस्तान को मिला ये मैं शो पर ज़रूर बात करूँगी, या नुकसान हुआ उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इसी कोरोना के ऊपर इस वक्त कराची से लेकर खैबर तक जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो निजी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उन्होंने हाथ तापने शुरू कर दिए हैं। जो कोरोना का टेस्ट है, जो टेस्ट किट्स हैं, ज़ाहिर है इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा आप लोग भी देख रहे होंगे, चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन मैंने सोचा कि ज़रा इस पर बात कर लें। यानी एक आम कोविड का टेस्ट कराने के लिए आपकी जेब में 7,000 रुपए या कम से कम 6,000 रुपए होने चाहिए, और अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप अपना कोविड का टेस्ट नहीं करवा सकते। किसी भी प्राइवेट या निजी लेबॉर्ट्री के अंदर आप चले जाएं, वो आपसे 3,000 तो वैसे ही मांग लेते हैं कि जी 3,000 में तो होता है, लेकिन अगर आप तगड़ी असामी है तो आपको देखकर वो 6,000 और 7,000 लेने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ज़रा एक ऐसा नाम है ज़फ़र अब्बास जो कि मुख्तलिफ हालात और वाक़यात में आवाम को न सिर्फ आगाह करते रहते हैं बल्कि इन मसाइल पर बात भी करते हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है कि हमने देखा एक तरफ तो महंगाई का हम सब रोना रो रहे हैं। जब कोविड शुरू में आया था तो सूरत हाल ये थी कि सैनिटाइजर नहीं मिलता था, मास्क नहीं मिलता था। अब सूरत हाल ये है कि चलें इनकी प्राइस जो है वो स्टेबल हो गई है, लेकिन कोविड का टेस्ट करवाना एक आम इंसान के बस में नहीं रहा है। इंतजामिया कहाँ है, हेल्थ के डिपार्टमेंट किधर है, और क्यों नहीं इन निजी हॉस्पिटल्स को कोई लगाम डालने वाला है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सरबराह JDC ज़फ़र अब्बास मौजूद है। जरा पहले मैं उनसे बात करूंगी, फिर और मौज़ूआत पर भी आज बात करेंगे। ज़फ़र, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने आज आपके लिए सेगमेंट इसलिए मुख्तस किया है कि ये फरमाइएगा कि आपके इल्म में क्या बातें आई हैं, क्योंकि हमारे पास तो ये इत्तला थी कि 6,000 तक का टेस्ट हो रहा है। तो क्या आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि लोग मुनाफाखोरी पर उतर आए हैं, और अगर ये कर ही रहे हैं तो इसके पीछे फिर क्या मैकेनिज्म देखते हैं आपके? ये होता है हर दफ़ा जैसे कोई भी चीज़ सामने आती है तो हम हाथ साफ करना शुरू कर देते हैं उस पर? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अब जब कोरोना में तेजी आई है तो लाजिमी बात है लोग किनसे रब्ता करेंगे? लोग उन फलाही इदारों से रब्ता करेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई हमें सपोर्ट करें, हमारी फैमिली का पूरे भाई 2 लोगों को, दादा को और वालिद साहब को या वालिदा को और 2 बहनों को, 2 भाइयों को हो गया है घर में कोविड, अब हम बाकियों का कराना चाह रहे हैं रैपिड टेस्ट। अच्छा भाई रैपिड टेस्ट करा लें, 650 रुपए की किट मिल रही है, दुकान पे लीजिए, नाक में डालें, उस पर टच करें, सिंगल लकीर आ गई तो उसका मतलब आपको नहीं है, डबल आ गई तो उसका मतलब आपको भी है। अच्छा भाई, अब दूसरा जी वो दूसरा वाला वो किट तो मार्केट से गायब कर दिए, जो जखीरा अंदोज होते हैं वो, या जो अस्पताल प्राइवेट अस्पताल माफियाज हैं उन्होंने सारी खरीद ली है और वो तो मिल नहीं रही है। तो भाई 1,000 रुपए वाली ले लो जिसके अंदर आप थूक के हिलाते हैं, डाल दें 2 कतरे, 10 मिनट के अंदर बता देंगे आपको है नहीं जी, वो भी सारी उठा लिए। तो अब क्या करें? अब आप जाइए प्राइवेट लेबोरेटरीज में, प्राइवेट अस्पतालों में, आपके सामने वही 650 वाली किट वो खोलेंगे ऐसे, उसमें आपका टेस्ट करेंगे और आपसे कहेंगे लाइए 2900 रुपए। तो रैपिड टेस्ट जो 650 रुपए की दुकान पे किट मिल रही है, अगर आपने थैली खोली है तो उस थैली खोलने में 2 सेकंड लगा होगा, 3 सेकंड, उसका 5 रुपए ले लो, उसका 10 रुपए ले लो, उसका 20 रुपए ले लो, उसका 100 रुपए ले लो, उसका 2400 रुपए लोगे एक थैली खोलने का, जिसमें सब कुछ हुआ है पहले से, किट उसमें रखी हुई है, उसके अंदर जो स्टिक है वो उसमें मौजूद है। आपने क्या कमाल किया? आपने ये कमाल किया कि मार्केट में जितने भी मेडिकल स्टोर्स थे वहां पर जितनी भी किटें थी रैपिड सब खरीद ली आपने। मैं यही पूछने वाली थी ज़फ़र, आपकी मैं कतई कलामी के साथ में यही पूछने वाली थी कि हमने ये देखा कि मेडिकल स्टोर पे, मैंने खुद भी चेक करवाया इस चीज़ को पहले, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रही है चीज़ें, उसके बाद हमने सोचा कि पूछे मेडिकल स्टोर्स पर, तो वो नहीं देने को तैयार हैं। आप क्या समझते हैं कि ये पूरा मुनज़्ज़म एक तरीक़ेकार होता है कि कुछ अरसे के लिए कुछ चीज़ों को होर्डिंग की जाए उनकी, और फिर लोगों को परेशान किया जाए, और पूरे पैसे अरबों रुपए बना रहे हैं सरकारी और निजी लेबॉर्ट्रीज पर? देखिए, जहां पर नॉर्मल टेस्ट 3,000-3,200 रुपए का होना चाहिए, वो 6,000, 7,000, 8,000 का हो रहा है। रैपिड टेस्ट 650 रुपए की किट मिल रही है, आप 660 रुपए का कर दें भाई।
जफ़र जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो काफ़ी हद तक क्लियर है हम सबके जहनों में कि हमारे यहाँ मुनाफाखोरी जो है वो एक ऐसी लानत बनती जा रही है जिससे छुटकारा नामुमकिनात में से हो गया है। लेकिन जफ़र से मैं कनेक्शन लेती हूँ, उसके साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है ज़ाहिर पॉलिटिकल मामलात की जानिब भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज जो आपके और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान के दरमियान मौजूद थे, थोड़ी उन्होंने पॉलिटिकल कुछ चीज़ों पर बात की है। मैं चाह रही हूँ वो ज़रा एक दफ़ा सुन लें आप, फिर हम ज़रा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहे थे वज़ीर आज़म जी, चलाएं। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। शहबाज शरीफ, आप इससे ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इसे मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते, इसे बैठते नहीं हैं। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। ऑपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है एक मुल्क में। 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है पार्लियामेंट में खड़े होके। तकरीर नहीं होती, ज़्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहाँ। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका कि जो इसके बेटे का रमज़ान शुगर मिल है, एक नाम इसका क्या नाम था उसका, मकसूद चपरासी, मकसूद चपरासी, एक चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया? 1600 करोड़ रुपया, 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे कैसे आ गया? जब वो जी इंतकामी कार्रवाई हो गई, कभी एडजर्नमेंट ले लेते हैं। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, खुदा के वास्ते रहम करें। ऑपोजिशन लीडर को ऑपोजिशन नहीं मानते और बाकी सारी चीज़ें भी। नज़ीर लगारी साहब, मैं इस मामले की तरफ आऊँगी, लेकिन सर पहले तो आप मुझे ये फरमाइएगा कि महंगाई है और उसके बाद हमारे यहाँ मुनाफाखोरी का जो सिलसिला है वो भी अब उरूज पे चल निकला है। वज़ीर आज़म को इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर टू दीज पॉलिटिकल थिंग्स। वो मानते ही नहीं है ना। अगर वो मान लें कि मुल्क में चीज़ें महंगी हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको वो जो रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, उनके बारे में बिल्कुल अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं या अपडेट नहीं रहना चाहते हैं या इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहते हैं कि इस मुल्क में आम आदमी का मसला क्या है, आम आदमी किस तरह से भूख से, अफलास से, बीमारी से, आज़ारी से, तकलीफ में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। इनका कोई इशू नहीं है, इनका कोई मसला ही नहीं है, इसको मसला समझते भी नहीं है। और वज़ीर आज़म का इशू ये है कि मुझे अपोजिशन लीडर से बात नहीं करनी है। भाई, आपने अपोजिशन लीडर से बात ना करने की बात करके आपने जमहूरी रवैये के बारे में अपना नुक्ता नज़र वाज़े कर दिया है। आप जमहूरी माइंड सेट के आदमी नहीं हैं, आप अथॉरिटेरियन माइंड सेट के आदमी हैं। अगर आपके इल्ज़ामात हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ या पूरी की पूरी अपोजिशन के खिलाफ, तो जाएं और कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर साबित करें। अदालतें आपकी मर्जी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं करेंगी। आप अब ये बायदा एक रास्ता लेकर वाया बिटंडा ये पहुंच रहे हैं कि अपोजिशन बहुत ख़राब है, लेकिन अदलिया उससे भी ज़्यादा ख़राब है कि अदलिया तो फैसला नहीं कर रही है उनके खिलाफ। यानी आप ये चाहते हैं कि हम डिक्टेट करें अदलिया को और अदलिया हमारी मर्जी के मुताबिक हम जिस पर जो इल्ज़ाम लगाएं उसको तस्लीम शुदा समझ कर उसी के ऊपर अपना वर्डिक्ट दे और लोगों को जेलों में भेजना शुरू कर दे। फिर जो है वो गलियां हुए सुंजियां थे, फिर मिर्जा यार फिरे। अब मिर्जा यार को पहले गलियां जो हैं वो वीरान करनी है और उसके बाद जाकर पूरे मुल्क पर राज करना है। और ये अगले मुद्दत के ख्वाब भी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ख्वाब नहीं देख रहे। देखिए नज़ीर लगारी साहब, ऐसी बातें ना करें। देखिए, ख्वाब नहीं देख रहे, वो फर्म बिलीवर हैं। वो कह रहे हैं ये ट्रम्प मेरी है और अगली ट्रम्प मेरी है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, मैं बहुत ही इस मुल्क का आम तरीन आदमी हूँ। मैं इस मुल्क के 20-22 करोड़ अफराद में आखिरी सफ़ का आखिरी आदमी हूँ और मैं अपने आप को कोई तौकीर का आदमी नहीं समझता हूँ। मैं एक फ़र्द के तौर पर, एक शहरी के तौर पर यह गुजारिश करता हूँ इस मुल्क के उन लोगों से जो अपने आप को मुक़्तदर
या इस्टेब्लिशमेंट, अब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये वजाहत आ चुकी है, हमसे ये दोबारा ना कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट कौन है, क्योंकि इसके बारे में वजाहत हम सुन चुके हैं। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उसके इंटरेस्ट पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मुमलिकत के इंटरेस्ट से मावरा हैं और वो इनको रख कर उसके जरिए अपने इंटरेस्ट सर्व करना चाहते हैं, तो फिर मुल्क के बारे में हम क्या करें? हमारे बारे में हम बहुत डरे हुए हैं। इस वजह से, इस रवैये की वजह से हमने मशरकी पाकिस्तान खोया, हमने अपने 3 दरिया बेचे, हमने इस मुल्क में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, क्लाशनको माफिया और हमने ड्रग माफिया को स्पेस दी। हमने इस माइंडसेट के जरिए अपने लोगों को पकड़ा और ग्वांटानामो भेजा और उसके बाद हमने उसके पैसे वसूल किए, डॉलर वसूल किए। अगर ये माइंडसेट आपने चलाना है और इस मुल्क के ऊपर राज करने के लिए वाया भिटंडा इस रास्ते को और इस शख्सियत को और इस ज़हीन बड़े बाकमाल क्रिकेटर को अगर आपने रखना है, तो खुदा के वास्ते इस मुमलिकत के मफाद को पहले देखें, इस रियासत के मफाद को पहले देखें। क्योंकि ये बार बार जिस तरह से फिर होकर कहते हैं कि मैं अगली मुद्दत भी लूंगा, भाई बाहर निकले ना आप, नहीं ना, आप तो सिक्योरिटी के एक बहुत बड़े माहौल में चलते हैं जो आप नहीं करते थे, नहीं समझते थे कि अब प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। आपका प्रोटोकॉल देखकर तो लरस जाते हैं इंसान के किस तरह का प्रोटोकॉल आप ले रहे हैं। अच्छा लकारी साहब देखें, अब यहां तक की बात आ गई ना, अगर उनको यकीन ना हो, उन्होंने आज अपनी कामयाबियां गिनवाई हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में देखें जब महंगाई हुई है तो पाकिस्तान में भी हो गई है, इसका मेरी जात से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो चीजें बेहतर कर रहा हूं। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्टें पढ़ते हैं, इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा है कि दुनिया का 3रा सबसे महंगा मुल्क पाकिस्तान है, तो ये भी माने ना। वो कह रहे मान रहा हूं, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के 3 महंगे तरीन मुल्क अगर हैं कहीं पर, तो उसमें से एक पाकिस्तान है। हाँ जी, मैं मान रहा हूं, तो मांगने से क्या है? आपने ये सब कुछ किया है, इस मुल्क के लोगों को नाने शबीना का मोहताज आपने किया है। आपने इनसे सब्जी खरीदने का, आपने उसकी वो जो सकत थी वो छीन ली है, आपने उससे बच्चे के लिए दूध खरीदने की सकत छीन ली है, आपने उससे जो है वो गोश्त खाने की वो जो सकत थी वो छीन ली है, आपने दवाई लेने की सकत छीन ली है। लोगों के पास, मैं फिर कहता हूं कि अगर एक मजबूत अपोजिशन होती, अगर मजबूत ना होती, उसकी चंद ही सीटें होती, विल वाली अपोजिशन होती, कोई ईमानदार अपोजिशन होती, वो डट जाने वाली अपोजिशन होती, इनके सामने खड़ी हो जाती। मैं बहुत अफसोस से कहता हूं कि मैं जिस तरह से हुकूमत से मायूस हूं, इसी तरह से मैं अपोजिशन से भी मायूस हूं। अपोजिशन एक समझौतेबाज अपोजिशन है जो वक्त पे वक्त समझौते करती है, और अब ऐसी सूरत हाल में फिर यह होता है कि खला पैदा होता है। खला को पुर करने के लिए कैसी कुव्वतें आती हैं, फिर आप देखते रह जाएंगे कि किस तरह की कुव्वतें। अच्छा देखिए, अब लकारी साहब थोड़ा सा ज़ाहिर है ये जो हुकूमत के क्रिटिक्स हैं, आज खुद वजीर आजम ने भी कहा कि ज़ाहिर है कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, टेलीविजन पर बैठकर नेगेटिविटी को ज़्यादा उसका प्रचार करते हैं। एक तो ये वाली बात है। दूसरा सवाल मैं करना चाह रही थी कि आज की बॉडी लैंग्वेज वजीर आजम की बड़ी ऑप्टिमिस्टिक मुझे दिखाई दी थी। आप फरमाइएगा, आपको कैसी लगी उनकी बॉडी लैंग्वेज जब वो बातों के जवाब दे रहे थे अवाम के? भाई हमें ये बता देना, खुद ही बता दे, इसमें कौन सा बता है? हम तजियाकार हैं, 50 साल हमारी सहाफत की जिंदगी को होता है, हमें पता होता है कि किसके पीछे कौन खड़ा हुआ होता है। आप खुद बता दें कि आपके पीछे कौन खड़ा हुआ है। आपके पास कोई बैरूनी ताकत है या मुल्क की अंदरूनी ताकत है, ये वजीर आजम को मालूम होगा, जिस तरह से वो अकड़ कर बात कर रहे हैं लोगों के सामने। इनके अंदर तो वो इतना एतमाद भी नहीं है कि हम्बल होकर बात करें, इनके अंदर तो इतने अपनी शख्सियत के अंदर इतना भी एतमाद नहीं है कि लोगों के साथ एक मेहरबान के तौर पर, एक बहुत ही अच्छे पोलाइट आदमी के तौर पर बात करें। वो तो उखड़े हुए एक ऐसे बंदे के तौर पर बात करते हैं जैसे स्पेन में जो है वो लाल कपड़ा जो होता है वो खतरनाक होता है। अच्छा लकारी साहब, बाय एंड लार्ज देखें, अगर मैं हुकूमत की ज़ाहिर करती, लेकिन जब ज़ाहिर हम एक जिसे कहते हैं ना एक डीप एनालिसिस ले रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों को स्टडी करना ज़रूरी होता है। देखें ये बात तो मानने वाली है कि इमरान खान साहब को पहली दफ़ा चांस मिला, इससे पहले उनका कोई कैरियर नहीं था पॉलिटिक्स का, मां सिवाय ऑपोजिशन के। फिर उफ्ता पड़ना शुरू हो गई, मईशत आपकी जुबूहाली का शिकार थी, नवाज शरीफ दौर के बाद उनको मिला था, फिर कोविड ने भी उनको आ लिया। अब आप नहीं समझते कि इस सूरत हाल में यही इतना अपना बेस्ट कर सकते थे जो अभी ये डिलीवर कर रहे हैं? इससे ज्यादा की तवक्का रखना शायद लोगों के लिए, लोगों ने इनसे ज्यादा तवक्कात रख ली थी, ये तो नहीं समझते आप? नहीं, लोगों ने जो तवक्कुआत की थी वो इनकी कही हुई बातों की वजह से की थी। वो ये कह रहे थे,
इनके वज़रा के आप निकाले ना, वो जो चलाए वो जाएंगे और 200 अरब यूं लेकर आएंगे और यूं इनके मुंह पर फेंकेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे। वही कहां है यार? ये खुद क्या कह रहे थे, जब पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़ता है तो समझें कि वजीर आजम चोर है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उसके ये असरात होते हैं। फिर आपके ऊपर कर्जा जो है मजीद 1 खरब बढ़ जाता है जब 1 रुपए का। आपके यहां तो आपके दौर में तो जितना रुपया को ख्वार किया गया है, जितना जमीन पर जाकर उसने मटली चाटी है हमारे रुपए ने, हमारा रुपया इतना बेतौकीर पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ था, इतना तेजी से और इतना खराबी के साथ जो आपने किया है। और उसका इल्जाम भी आप उन पर लगाते हैं और कहते हैं मसनूई तौर पर। क्या दुनिया मसनूई तौर पर आपको चलने देगी? क्या आपके पास आलमी इदारे जो हैं वो आपका मसनूईपन बर्दाश्त करते हैं? क्या आलमी मालियाती इदारे, IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया भर के बैंक, क्या आपको नहीं देखते कि आप जो है मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत को कंट्रोल किए हुए हैं? भाई वहां पर उस वक्त हो रहा था, आपके पास डेवलपमेंट्स हो रही थी, आपके पास तरक्की हो रही थी। मैं सफर करता हूं M5 पर मुल्तान से सक्कर के दरमियान, 3 घंटे में 9 घंटे में पहुंचता था मैं, 3 घंटे में पहुंचता हूं। तो ये बात अब आपके दौर में कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया गया है? आपने कौन सा तीर मार लिया है? उन मंसूबों को जाकर इफ्तिताह करते हैं जो मंसूबे साहब हुकूमतों ने शुरू किए हुए थे। आपने इस मुल्क को क्या दिया? एक चीज बताएं, मीनारे पाकिस्तान। याह्या खान ने कायदे आजम के मकबरे का इफ्तिताह किया था और वो पहले से शुरू हुआ था और उसके दौर में मुकम्मल हुआ था। वो तो ये भी कह सकता है कि कायदे आजम का मकबरा मैंने बनवाया। क्रेडिट लेने वाली, आपके पास कहने के लिए क्या है कि आपने कौन सी चीज बनवाई? क्रेडिट है, आपने अवाम का मकबरा बनवाया है। ओके, नज़ीर लगारी साहब जो बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये काफी वो हकायक हैं जो कि अवाम महसूस कर रही है। लेकिन जफर अब्बास साहब से मैं आखिर, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ आगे। जफर, देखिए महंगाई तो है जिस पर हम हमेशा आपसे बात करते हैं, कुछ चीजों का अहाता मैं ये चाह रही हूँ कि आप बता सकते हैं कि ये जो मामला हुआ है कोविड के बाद का, इसमें जो होर्डिंग माफिया है उसको लगता है कि हुकूमतें कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। आप क्या ऐसे देखते हैं इस चीज को जफर? देखिए, तो 4 दिन पहले जब पहली वीडियो डाली कि जी ये बहुत बड़े पैमाने पर शहर के अंदर काम हो रहा है, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहां से तमाम किटें गायब की जा रही हैं और वही किटें हर अस्पताल के अंदर मौजूद है, उनके स्टाफ के पास से मिल रही हैं। वो तो उनके पास कहां से पहुंच रही हैं जब आम मेडिकल स्टोर से गायब की जा रही हैं। और वही किट जो 650 रुपए की है या 600 रुपए की है, वो 2900 रुपए के अंदर टेस्ट करके किए जा रहे हैं लोगों के। तो इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए था ना। आज 4 दिन हो गए, बड़े बड़े चैनलों ने इसके ऊपर रिपोर्ट बना दी कि बिल्कुल सही बात बोली जफर ने, और ये हो रहा है और जुल्म हो रहा है और आधे पैसों वाला टेस्ट डबल पैसों ट्रिपल पैसों में हो रहा है। और जो रैपिड टेस्ट है 650 वाली किट, उसी किट के ऊपर अस्पताल टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट, और 2900 और 2000 रुपए ले रहे हैं। और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई है। वो फैमिलीज कि जिनके घर में किसी एक शख्स को कोविड हुआ है, अगर वो रैपिड टेस्ट भी कराना चाह रहे हैं तो वो 50-50 हजार रुपए के मकरूज हो रहे हैं, लोगों से कर्जा मांग रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में रैपिड टेस्ट क्या कोरोना टेस्ट भी फ्री हो रहा है। यहाँ तो इसके नाम पर लोग और बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले सकता, इदारे अरबपति खरबपति बन गए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि चलें जी, हम जहाज से सफर करके आए हैं, वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर अगर रैपिड टेस्ट हो रहा है उसके कोई चार्जेस हैं या फ्री है, जो भी, वो सब एक अलग मामला है। बंदा सफर करता है, उसके अखराजात में शामिल होता है। लेकिन अगर एक बंदा घर में, उसके घर में किसी शख्स को हो गया कोरोना और बाकी फैमिली को टेस्ट करना चाह रहे, तो उसके लिए भी वो 50-50 हजार रुपए कर्जा लेगा कि जी 600 वाला टेस्ट जो है वो मेरा होगा 3000 रुपए का। घर में 12 लोग हैं तो ये तो आप इसकी बात कर रहे हैं ना, यहाँ पैनाडोल की गोली नहीं मिल रही है लोगों को, मतलब मिल रही है। 15 रुपए वाला पत्ता 30 रुपए का हो गया है। कोई पूछने वाला है कि अगर आपने 15 करोड़ रुपए की उठा ली है तो वो 30 करोड़ रुपए की हो जाएगी। 15 एक रात के अंदर पैसा आपका डबल। मतलब ऐसी बर्बरियत, ऐसा जुल्म, और उसके ऊपर ना कहीं छापे पड़ रहे हैं, ना कोई गिरफ्तार हो रहा है, ना किसी को जुर्माना हो रहा है, पता नहीं क्यों। आपको लगता है कि इंतजामी एतबार से हुकूमतें कमजोर हुई हैं, हुकूमत कमजोर है? भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि 6 दिन हो गए शोर मचाते हुए कि भाई 650 वाली चीज 2900 की क्यों मिल रही है। और अगर इतना शोर करने के बाद भी अब तक एक शख्स ना गिरफ्तार हुआ है, ना किसी को जुर्माना हुआ है, ना किसी को चालान हुआ है, ना किसी कंपनी से सवाल किया गया कि जो आप लाखों करोड़ों बना रहे हो किटें कहां जा रही हैं, ये ब्लैक में क्यों बिक रही हैं, तो फिर क्या, इसको क्या बोला जाएगा कि किसकी इजारादारी है?
ठीक है जफर, थैंक यू। बस मुझे आपसे यही इन्फॉर्मेशन लेनी थी क्योंकि आप मुसलसल ज़ाहिर अपने काम में बिजी भी हूँ। वेल थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुनाफाखोरी अपनी जगह है, जो गुस्सा है अवाम का वो नज़ीर लगारी साहब के लबो लहजे में आपको दिखाई दे रहा होगा। वही शिकायत जफर अब्बास कर रहे हैं। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आने के बाद ज़रा ये बात कर लेते हैं कि हमें कुछ चीज़ों को तय करके चलना होगा। अपोजिशन का रवैया, अपोजिशन की अभी तक की हिकमत अमली जुबोहाली का शिकार है, लेकिन हुकूमत क्या इसको अपने फेवर में कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये देखना अहम है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान जाते जाते कुछ मौज़ूआत पर बात करना ज़रूरी है। ज़ाहिर है हालात मुल्क के कोई इतने अच्छे हैं नहीं। अब मैं भी आज काफ़ी शॉक थी जब मैं वज़ीर आज़म को सुन रही थी, जिस तरह वो जवाबात दे रहे थे, बड़े मुतमईन थे। लेकिन नज़ीर लगारी साहब कह रहे हैं कि आप ठीक है, आप इत्मीनान में हो, लेकिन ये जो हालात हैं ये तो हमें इत्मीनान और तसल्ली नहीं दे रहे। इसी का रोना जफ़र भी रो रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ इस तरह की नहीं है। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब जब हम ज़ाहिर सदारती निज़ाम की बहस की तरफ भी आन पड़े हैं, हम पहुंच चुके हैं उस जगह तक। आज जब वज़ीर आज़म से एक कॉलर ने सवाल ये किया कि सदारती निज़ाम की बाज़गश्त है, तो उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया, इग्नोर किया एक तरह से। आप समझते हैं कि उनके लिए भी ये काम सी ही बहस है और इसके पीछे कोई दरपर्दा हक़ाइक़ पर मबनी बात नहीं है, इसलिए उन्होंने वेटेज नहीं किया उस चीज़ को? लेकिन गुज़श्ता रात हम एक प्रोग्राम में थे और उस प्रोग्राम में इनके साबिक तर्जुमान मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि ये बहस पीटीआई ने इनिशिएट की है। अच्छा, ये इसकी ओनरशिप जो है वो पीटीआई के पास है और वो किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ती है और किस तरह से वो मतलूबा नताइज हासिल करती है। किसी भी शख्स का, किसी भी फ़र्द का, किसी भी मनसबदार का, किसी भी ओहदेदार की ये ख्वाहिश हो सकती है कि मैं ये मनसब भी हासिल करूं, लेकिन कीमत का अंदाज़ा लगाना चाहिए। हमने जो बर्बादियां देखी हैं सदारती निज़ाम में, वो बर्बादियां तो हमें पार्लिमानी निज़ाम में नज़र नहीं आई हैं। हमने तबाहियां देखी हैं, हमने प्रोपेगेंडे का तूफ़ान देखा है पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़। एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ होता है कि जी ये होता है और वो होता है, जी ख़रीदे जाते हैं, जी बेचे जाते हैं। वो बेचे और ख़रीदे जाते हैं वो जो उनके गोदाम में रखे हुए हैं, जो बेचते हैं और जो ख़रीदते हैं गोदाम में रखे हुए हैं, वो उन्हीं को उठाकर बेच देते हैं। कभी किसी को बाप बना देते हैं, किसी को बेटा बना देते हैं। ये उनके पास अपनी हिकमत अमली, अपने तरीक़ाकार है। अगर किसी भी तरीके से एक ऐसा सिस्टम लाया जाता है जिसने माजी में पाकिस्तान को सवाए तबाही के और कुछ नहीं दिया, पाकिस्तान टूटा सदारती निज़ाम की वजह से, पाकिस्तान के दरिया बेचे गए सदारती निज़ाम की वजह से, पाकिस्तान में दहशतगर्दी सदारती निज़ाम की वजह से, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी सदारती निज़ाम की वजह से, पाकिस्तान में कलाशनकोव हुई सदारती निज़ाम की वजह से, पाकिस्तान में जो ड्रग्स आई हैं, एक ज़माने में एक ज़माना वो था कि 19 लाख लोग कहते थे कि जनाब ड्रग में, अब मैं कहता हूँ 1 करोड़ लोग भी हो सकते हैं। अगर कोई कहे कि दावा करे कि इतने लोग ड्रग्स में हैं, तो वो भी सदारती निज़ाम के तहत और उठाकर लोगों को बेचा गया और ग्वांतानामो में भेजा गया और उसके पैसे वसूल किए गए। ये भी सदारती निज़ाम में। नज़ीर लगारी साहब देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। मैं ज़ाहिर तालिब इल्म हूँ और मैं सिर्फ सवाल ही कर रही हूँ। ये वो हकाइक हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी याद रखिए। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो अभी लंदन जाकर के बैठ गए हैं, इनको किसने कहा था कि ये मुल्क छोड़ें और लंदन जाके बैठ जाएं? ये क्यों नहीं मुल्क में वापस आ जाते? क्यों नहीं अपने वोटर सपोर्टर के साथ खड़े हो जाते? नैरेटिव लंदन से बैठ कर देना बहुत आसान है लगारी साहब, यहाँ ग्राउंड पर खड़े होकर मुकाबला करना मुश्किल काम है। किधर हैं ये लोग? मुझे इस बात का दुख है, मैंने इस मलाल का इजहार किया है। अगर ये खौफ ना होता अपोजिशन के अंदर कि जनाब क्या होगा हमारा, और समझौतेबाजी का आगाज, मुझे इंतहाई दुख से, डर से, तकलीफ से यह कहना पड़ता है कि जनाब मियां नवाज शरीफ ने किया जब उनको सजा हुई थी। यार आप 4 दिन और रहते, कैसे आपको जेल में रखा जा सकता था? और अगर रह भी सन 2000 में, यार इस मुल्क में कौन है, दुनिया में कौन है जिसने जेल नहीं देखी? थर्ड वर्ल्ड के सारे लीडर ही,
वो बेचारे तख्तादार पर होते हैं, बिल्कुल ठीक जेल बात। की सलाखों के पीछे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग मौत लंदन के भाग कुएं जाते में हैं। होते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ ये चाहते हैं कि जनाब जब दुख की घड़ी आए, जब मुश्किल का वक्त आए, तो लोगों को, वोट बैंक को, अपने वोटर्स को, अपने लोगों को छोड़कर, अपनी जान बचाकर घर के सारे मुलाजमीन और घर के सारे फैमिली मेंबर्स को उठाकर उनको साथ ले जाकर एक महल में, बैरून मुल्क जाकर एक महल में रह जाना चाहिए। और इस तरह से हमारे बुजुर्ग थे, एक डीएम सैयद साहब, वो कहते जब मुल्क पर काले बादल छा जाएं तो एक कोने में बैठकर किताबें लिखनी चाहिए। भाई स्ट्रगल कौन करेगा, सामने कौन आएगा? हम सहाफ़ी हैं, सही बात। हम मैदान में आकर किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम बक बक कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं किसी और को नहीं कहता हूं, मैं बक बक कर सकता हूं, बक बक कर लेता हूं। तो हमारे पास ये नहीं है कि हम जाकर मैदान में लोगों को जमा करें। तो इसका क्या कावा मकसद हुआ? आहनगर, मैं बात खत्म कर रहा हूं। कावा आहनगर एक एक्टर है फिरदौसी का, ज़हाक बादशाह है, वो अपने बाप को कत्ल करा के इक़्तिदार संभालता है, तो उसके दोनों शानों से सांप निकल आते हैं जो हर रोज 2 इंसानों का भेजा खाते हैं। और रोज़ाना बंध जाता है कि फलां और फलां बंदा जो है वो अपना बेटा कुर्बान करेगा और उसका भेजा जो है बादशाह के सांप खाएंगे, वरना खुद बादशाह की ज़िंदगी खतरे में है। तो एक कावा आहनगर, जब उसके बेटे की बारी आई तो निकल गया बाजार में, लोगों आओ जमा हो जाओ, जमा हो जाओ लोगों, कब तक हमारे बेटों की लाशें उठाते रहेंगे? फिर एक हजूम उठता है, देखिए 1000 साल पुराना, इससे भी पुराना शायर है फिरदौसी, और वो ये कह रहा है कि लोग इकट्ठे हों और कावा आहनगर की क़यादत में जाएं और जाकर ज़हाक को और ज़हाक के सांपों को जो है मिलियामेट करें, तब जाकर होगा। खुदा के वास्ते ये होते हैं अपोजिशन, ये हुकूमत होती, या ये लोग होते हैं खुदा के वास्ते ताकत के मराकज़? अगर ये सोच लें कि इसमें मुल्क का, पाकिस्तान का, इसके जुग्राफिया का अगर मफाद नहीं है, हम कहते हैं कि होती है हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट अपनी चीज़ें करने के लिए, वो चीज़ों को स्मूथ करती है कि अगर गवर्नेंस में प्रॉब्लम है तो उनको स्मूथ करके आगे ले जाएं। ये नहीं होता है कि चीज़ें तबाह कर दी जाएं। इस मुल्क का कोई भी इदारा, पहले तो इदारे 3 होते हैं कि जी जो सतून है, बुनियादी सतून, वो अदलिया, मुक़न्नना और जो है वो इंतज़ामिया, ये 3 सतून हैं। बाकी सर्विसेज हैं, मिलिट्री भी सर्विसेज हैं और ब्यूरोक्रेसी भी सर्विसेज हैं। सही बात है। सर्विसेज के लोगों के, उनको तो ये सोचना है कि यार ये मुल्क है तो हमारी सर्विसेज हैं, अगर मुल्क ही खतरे में हो तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, अगर हमारे शख्सी मफादात अगर मुल्क के मफादात से बालातर हो जाते हैं तो फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या होना चाहिए। चलिए इसी पॉइंट के साथ मैं ब्रेक लेती हूँ। लगारी साहब कह रहे हैं हमें नहीं पता कि क्या होना चाहिए, लेकिन एक चीज जो हमें पता है, जिससे माजी बिल्कुल क्लियर है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कम या ज्यादा, गलत या सही, बहरहाल जो शेख रशीद साहब गेट नंबर 4 कहते हैं कि वो गेट नंबर 6 है कि गेट नंबर 4 है, नहीं पता, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत चलाते हुए तमाम ही वज़राए आज़म ने और बाकी सारी शख्सियात ने बहरहाल कहीं ना कहीं सपोर्ट मांगी, जो उनको मिलती भी रही, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम को हम मजबूत नहीं कर सके, जमहूरी निज़ाम को हम मजबूत नहीं कर सके। ये किसकी गलती है? जरा इस पर भी तबसरा कर लेते हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे। ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब आज अवाम पाकिस्तान के सवालात के जो जवाबात दिए हैं, इसकी बाज़गश्त मेरा ख्याल है कि आइंदा हफ्ते तक चलती रहेगी। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, आज गुफ्तगू में ये बात भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कही है कि अगर मैं नहीं रहा तो मैं मज़ीद ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने कहा कि फिर ये अपोजिशन वाले मुझसे बच कर रहे हैं। ये किसको बराह रास्त धमकी है? आप समझते हैं अपोजिशन के लिए है या मज़ीद और भी चीज़ों को वो इंडिकेट कर रहे हैं इससे? नहीं, ये उनका गुमान है। ऐसे बहुत से लोग आए हैं तारीख में, मैंने देखे हैं, जो बहुत ज़्यादा बुलंद बांग दावों के साथ आते रहे और खाक होते रहे हैं। ये इनकी बेस क्या है, किस बुनियाद पर हैं? ये तो मियाँ वाली का इलेक्शन भी हार गए थे, ये अभी की बात नहीं है, 5 साल 7-8 साल पहले की बात है, जब वो 2013 के इलेक्शन में उतरे थे। तो कैसे कामयाब हुए? चूँकि RTS मशीनें बैठ गई थी, फिर ये कामयाब हो गए। भाई अब दोबारा भी अगर इस तरह से ये वो जो ला रहे हैं अपनी मशीनें, नई मशीनें ला रहे हैं,
ईवीएम ला रहे हैं या ईवीएम ला रहे हैं, तो अगर उसके ज़रिए इनका ख्याल है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, पहली बात यह है कि मासेस क्यों खामोश हैं कि एक ताकतवर आवाज़ उभर नहीं रही है। मरियम अगर सीरियस हो जाएं आज, ये जो सिर्फ ट्विटर पर एक मैसेज करके ये कह देना कि आप जो कुछ कह रहे हो वो ठीक नहीं है, बाहर निकलोगे तो दो देख लेंगे, भाई आप मैदान में आकर क्या बात कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आए ना मैदान के अंदर, किसान इत्तेहाद का कल प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। हाँ शुरू हो रहा है, मैं समझता हूँ नतीजा खेज होगा और बहुत बड़ा होगा। और लोगों को आप जब तक लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे, उनके मसाइल पर दुखती रग पर हाथ नहीं के, मैं देख कर आया हूँ, एक हफ्ता भी नहीं हुआ मैं देख कर आया हूँ कि किसान किस तरह से सर्दी में ठिठुरते हुए लाइन में लगकर ब्लैक पर यूरिया की बोरी लेने के लिए, जिस पर लागत 300 है और 3900 से भी ज़्यादा कीमत पर वो जा रही है, तो किस तरह से लोग खड़े हुए हैं और किस तरह से वो लोग ले रहे हैं। मैंने खुद जाकर लंबी कतारें देखी हैं रहीम यार खान में, मैंने जाकर खानपुर में देखा है, लियाकतपुर में देखा है, अहमदपुर शर्किया में देखा है, दीगर बहुत से शहरों में जाकर देखा है, लोग लाइनें लगाए हुए हैं और वहाँ ब्लैक पर लेने के लिए अगर ये लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नो, जैसे इनफ इज इनफ, मासेस अगर कहते हैं, वो हुआ है। हम 60s की जो मूवमेंट थी अयूब खान के खिलाफ और याह्या खान के खिलाफ जो हुआ था, हमने उसको देखा था, हम उसके आई विटनेस हैं, हमने नारे लगते देखे थे, हमने लोगों को उमड़ते हुए तूफान की तरह देखा था। बहुत रुका हुआ है इन लीडरशिप की वजह से, जो अपोजिशन की लीडरशिप है, लोग एक तूफान की मानद उठ सकते हैं और ये जो कर्रोफर है ना, वो देखता रह जाएगा कि ये कर्रोफर क्या है। ठीक है लगारी साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, मैं बस सिर्फ एक सवाल का आपसे जवाब लूंगी। पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी की जिम्मेदारी तो इन जमहूरी तमाम तर हलकों पर आती है ना, जिनको आप अपोजिशन कह के याद कर रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब ने 3 टर्म्स में भी चीज़ें सही नहीं कर पाए, इदारे ठीक नहीं कर पाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलता रहा टर्म, वो भी कुछ बेहतर नहीं कर सके। तो अब जब इधर बारी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की, तो यहाँ पे भी यही बात करनी चाहिए कि चीज़ें तो ठीक नहीं होनी है, क्योंकि साल से इसी तरह सिस्टम चल रहा है। कायदे आज़म के साथियों को चलने दिया गया। पहले दिन जो आए थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उनको चलने दिया गया। उनको डायरेक्ट निशाना बनाकर गोली मारी गई जो सीधे दिल में जाकर लगी थी, और जिस शख्स ने मारी थी उस शख्स को अगले खड़े हुए नजफ ने, जो वहां पर खड़ा हुआ था, एसपी था, उसने पलट कर उसको गोली मारी, निशानियां मिटा दी और फिर वो तरक्की करते हुए कहीं से कहीं पहुंचा। उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बुलाकर इस्कंदर मिर्जा अपना गुलाम मोहम्मद गालियां देते हुए कहता है कि छोड़ दो, तुम वज़ीर आज़म नहीं रहे हो, मैंने तुम्हें हटा दिया है। इसके बाद बराबर वज़ीर आज़म को ज़लील और रिस्वा, किसी वज़ीर आज़म ने 4 साल 2 महीने से ज़्यादा मुद्दत पूरी नहीं की है। पार्लिमानी निज़ाम को चलने ही नहीं दिया गया। ये अब तक चल पाया है तो इन समझौतेबाज सियासतदानों की वजह से। सियासतदानों ने क्या किया? सियासतदान इलेक्शन जीते, जुट्टू फ्रंट बना ईस्ट पाकिस्तान में, उसने थंबिंग मेजॉरिटी दी, कहा कि गद्दार हो, हटा दिया। 3 महीने भी नहीं चलने दिया गया उस शख्स को जिसने करारदाद लाहौर पढ़ी थी, लाहौर के पार्क में अंदर जहां आज हमने मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है, वहां पर उसने करारदाद पढ़ी और चंद सालों के बाद उसको कहा गया कि तुम गद्दार हो। 13 साल के बाद कहा गया कि तुम गद्दार हो और हम तुम्हें नहीं मानते। जिसने पाकिस्तान बनाने में बुनियादी ईंट रखी तो उसको गद्दार कहा। उसके बाद कायदे आज़म के साथियों को गद्दार कहा गया और उनके ऊपर एब्डोर प्रोडा लगाया गया और उन्हें सियासत से बेदखल किया गया, उन्हें हटा दिया गया और उन्हें रुसवा किया गया। ये सूरत हाल थी। और जब AK फजलुल्लाह को हटा दिया गया तो कुछ अरसे के बाद कहा कि नहीं आप ठीक हो, आप आ जाओ, अब आपको गवर्नर बनाते हैं, आप वजीर आला नहीं रहे, हम आपको गवर्नर बनाते हैं। फिर यूं भी क्यों हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग भी, वो कपड़ों की लॉन्ड्रिंग, किरदार की लॉन्ड्रिंग भी होती रही, किरदार कुशी भी होती रही, मुंह काला भी किया जाता रहा, मुंह को धोया भी जाता रहा। ये कायदे आज़म के साथियों से लेकर आज तक तो हम यही खेल देख रहे हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच नज़ीर लगारी साहब। हकाइक बहुत तल्ख हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ चीज़ों का जो अहाता यहाँ बैठकर किया गया है उस पर आप भी सोचेंगे, लेकिन सिस्टम को बहरहाल चलना है और सिस्टम चलाने के लिए लोगों को अपने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी जगहों पर कामों को सर अंजाम देना होगा। ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, कि फिर कोई नया हम महाज अपने लिए खुद खड़ा करें और उससे निकलना हम सब के लिए ही महाल हो जाए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।